वेलकम टू बी ए करेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, वही जारी रखते हैं, गृह विज्ञान वाला पार्ट 5 है ये, यानी अध्याय 5 के बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। अध्याय 5 में आपका श्वसन तंत्र आता है, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो श्वसन तंत्र के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि श्वसन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं और किस प्रकार के प्रश्न श्वसन तंत्र से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर पूरा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को पहले से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए सभी अपने फ्रेंड्स वगैरह के पास, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें और आप उस जुड़ने के लिए सहयोगी बन सकें हमारे। ठीक, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं, क्योंकि आप लोग वीडियो अच्छी खासी पसंद करते हैं और कमेंट भी अच्छे अच्छे करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो इसी प्रकार से यही सब मोटिवेट किया है, तो तबीयत ख़राब होते हुए भी मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों का प्यार देख के जो है वीडियो बनाने के लिए मैं उत्सुक हुआ हूँ और आपके सामने आया हूँ वीडियो लेकर के। चलिए, तो इकाई 1 का ये अध्याय 5 है, इसके बाद में 6 आएगा, 7 आएगा। इसी प्रकार से आपका चैप्टर कंप्लीट करवा देंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें इकट्ठा किया है। हालांकि अगर इस सारी सीरीज को आप देख लेंगे तो कोई प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं एग्जाम में, मैं दावे के साथ कहता हूँ। ठीक, तो गृह विज्ञान यानी होम साइंस BA फर्स्ट ईयर पेपर 1 इकाई 1 अध्याय 5 श्वसन तंत्र जिसके अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, चलिए इनके प्रश्नों को हम देख लेते हैं कि श्वसन तंत्र के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने मॉडल पेपर बताया था, उसमें हमने 3 प्रश्नों को आपको बताया होगा, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उस हमने दिखाया था कि किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, उसमें मॉडल के तौर पर आपको दिखाया था। जब हम सिलेबस और मॉडल पेपर साथ ही में बताए हैं एक वीडियो, उस पर आप सभी का काफ़ी प्यार दुलार आया। उसमें हमने बताया था कि जो श्वसन क्रिया होती है वो कैसी क्रिया होती है, वो ऐच्छिक क्रिया होती है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में बना था, इसलिए हमने उसमें उसको बता दिया था। तो श्वसन क्रिया कैसी क्रिया होती है, तो श्वसन क्रिया कैसी होती है, ऐच्छिक क्रिया होती है। कैसी क्रिया होती है, ऐच्छिक क्रिया होती है। अगला देखते हैं हम। अगला हमने बताया था कि श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण कौन सी गैस द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है। और ऑक्सीजन को प्राणवायु के नाम से ही भी हम क्या जानते हैं, प्राणवायु के नाम से ऑक्सीजन को हम जानते हैं। अशुद्ध रक्त ये मतलब ऑक्सीजन के कारण ही क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक, तो रक्त का शुद्धिकरण कौन सी गैस के द्वारा होता है, ऑक्सीजन के कारण। मनुष्य के शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है, तो 2 फेफड़ों की संख्या होती है। ये सारी बातें हमने उसमें बता दी थी। अब चलिए हम आगे बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। देखिए हमें पहला प्रश्न है कि औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। मतलब औसतन देखा जाए तो 1 मिनट में जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है वो कितनी बार सांस लेता है। तो कितनी बार सांस लेता है, वो ऑप्शन दिया है, आप अंदाजा लगाइए पहले, उसके बाद में मैं तुरंत बताता हूँ। हाँ, 2 सेकंड हो गए, मैं बताता हूँ। 17 से 18 बार 1 मिनट में व्यक्ति क्या करता है, सांस लेता है, औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति। ठीक, तो 1 मिनट में 17 से 18 बार, ऑप्शन इसका आ करेक्ट होगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वातावरण में उपस्थित वायु में ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होता है। तो वातावरण में जो ऑक्सीजन उपस्थित होता है, इसमें ऑप्शन में देखिए दिया है कितना, 79 दिया है, ऑप्शन बा दिया है 20, सा दिया है 11 और दा दिया है 0.04%। ठीक, कौन सा होगा इनमें से, तो सभी को पता होगा लगभग 21% या 20% के आसपास क्या है, ऑक्सीजन पाया जाता है ये। तो ऑप्शन में अगर 20 दिया है तो भी सही है, 21 दिया होता तो 21 आप लगाते, लेकिन 21 दिया नहीं, 20 दिया है, उसी के आसपास है। तो इसको मतलब ये गणना होती है तो लगभग उसी के आसपास होता है, लगभग लगा के आपको पूछा जाता है। ठीक, तो लगभग 20% या 21% होता है। 78% आपका वो होता है, 21% ऑक्सीजन होती है। ठीक, पूरे अगर मैं संसार की बात करूं तो पूरे संसार में अमेजन जो वन होता है, अमेजन वन दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, अमेजन नदी के पास में वहां पे एक वन पाया जाता है, वहीं से दुनिया का 20% ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है। और चाइना अकेले 20% क्या कर देता है, मतलब खत्म कर देता है ऑक्सीजन, मतलब बेकार करता है, यूज करता है। ठीक, तो चाइना अकेले। तो देखिए वातावरण में जो उपस्थित ऑक्सीजन है वो 20% यानी 21% के आसपास है, लगभग 21% है। और जो नाइट्रोजन है सबसे ज़्यादा, वो 78% है। तो पूछा जाता है कि प्रश्न की वातावरण में सबसे ज़्यादा जो है गैस कौन सी पाई जाती है,
तो कौन सी है? नाइट्रोजन, यानी N2 जिसको हम कहते हैं। कौन सी? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो होती है वो 78% पाई जाती है। 21% आपकी कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। ऑप्शन में 20 दिया है, आप 20 लगाएंगे, ठीक। तो 21% आपकी, अगर 20-21 दिया है तो आप 21 लगाएंगे, ठीक है। न्यू डाटा है 21। चलिए, और भी कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हमें 0.0 में कुछ करके आती है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का कार्य है। तो श्वसन तंत्र का कार्य कौन सा है? देखें, इसमें आ दिया है मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखना, बा दिया है रक्त में गैसों का अनुपात बनाए रखना, सा दिया है शरीर में ताप को नियंत्रित रखना, और दा दिया है उपर्युक्त सभी। हमने आपको बार बार वीडियो में एक ही बात बताई होगी कि अगर जब कभी किसी चीज़ का कार्य पूछा जाए, किसी चीज़ की विशेषता पूछी जाए, तो उसमें एक ऑप्शन उपर्युक्त सभी होता है और 2-3 कार्य उसके बता दिए जाते हैं, ठीक। तो उपर्युक्त डी होता है इसका करेक्ट आंसर। उपर्युक्त डी इसमें करेक्ट है, ठीक, क्योंकि जो श्वसन तंत्र होता है वो मानव जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने में, अगर श्वसन तंत्र नहीं होगा, आप सांस नहीं लेंगे तो आप रहेंगे, मर जाएंगे, मतलब बिल्कुल आपकी मृत्यु हो जाएगी। रक्तों में गैसों का अनुपात नहीं बना रहेगा, जो रक्तों का शुद्धिकरण होता है ऑक्सीजन के माध्यम से, वो नहीं होगा। शरीर में ताप भी नियंत्रित नहीं होगा, तो शरीर का जो टेम्परेचर होता है उसको भी क्या करता है? कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। कौन? तो श्वसन तंत्र के माध्यम से ही सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। तो इतनी बात आपके समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का कार्य नहीं है, तो उनमें से एक कार्य जो है, ये 3 कार्य दिए होते हैं और एक कार्य इनमें से नहीं दिया होता, ठीक है, तो वो आप लगाते। तो ये देखिए, इस तरीके से प्रश्न आपको घुमाता है। और अगर कार्य पूछा जाता है किसी चीज़ का, तो 3 कार्य दिए होंगे उसके। ये 90% एकदम से मैं करेक्ट बता रहा हूँ, 90% यही होता है एग्जाम में, ठीक। ऊपर तो सभी उसका करेक्ट होता है। अगला प्रश्न देखिए, स्वर यंत्र के ऊपर कार्टिलेज का बना एक ढक्कन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो जिसे हम क्या कहते हैं? एपीग्लास्टिस कहते हैं। एपीग्लास्टिस, ऑप्शन इसका आ करेक्ट है। एपीग्लास्टिस कहते हैं जो स्वर यंत्र के ऊपर कार्टिलेज का बना एक ढक्कन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एपीलास्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीलास्टिक या एपीग्लास्टिक, ठीक। अगला देखें, फेफड़ों के ऊपर चिकनी कोमल गुलाबी रंग की दोहरी परत चढ़ी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लूरा कहते हैं, या फेरिक्स कहते हैं, या लैरिंक्स कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं, जो फेफड़ों के ऊपर चिकनी कोमल गुलाबी रंग की दोहरी परत चढ़ी होती है, उसको हम फ्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूरा। ऑप्शन इसका आ करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, फेफड़ों से दोनों परतों के बीच जब अधिक मात्रा में तरल भर जाता है, तो जब फेफड़ों से दोनों परतों के बीच, जब फेफड़ों का जो दोनों परत होता है फेफड़ों की, तो उनमें जब क्या भर जाता है? अधिक मात्रा में तरल भर जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं मित्रों? तो उसको हम कहते हैं प्लूरीसी। क्या कहते हैं? प्लूरीसी। ऑप्शन इसका आ करेक्ट होगा, ठीक। देखिए, हमने यही बताया कि जब फेफड़ों के ऊपर चिकनी कोमल गुलाबी रंग की दोहरी परत चढ़ी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको फ्लोरा। फ्लूरा, ये देखिए यहाँ पे जो है ये गुलाबी रंग की, ये देखिए दोनों फेफड़ों पर चढ़ी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्लूरा कहते हैं, ठीक। ध्यान रखेंगे इतनी बात को। चले, देख लिया आपने जो है ये पूरा जो है श्वसन तंत्र, यही होता है श्वसन तंत्र। देखिए फेफड़ों से, और इसमें दिया फेफड़ों से दोनों परतों के बीच अधिक मात्रा में जब तरल पदार्थ भर जाता है, तो उसे प्लूरिसी। इन दोनों फेफड़ों में तरल पदार्थ यहाँ पे भर जाता है, तो इसी को प्लूरिसी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक बात और यहीं पे आपको बता दें, देखिए, जो आयु के हिसाब से प्रति मिनट की सांस लेने की दर, 2 महीने 2 साल तक, 2 महीने से लेकर के 2 साल तक जो बच्चे होते हैं, वो 1 मिनट में लगभग 35 बार सांस लेते हैं। कितने बार सांस लेते हैं? तो 35 बार सांस लेते हैं। जो छोटे व्यक्ति होते हैं, 2 महीने से 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं, वो 35 मिनट में, ठीक है, मतलब 1 मिनट में 35 बार सांस लेते हैं। जबकि 2 साल से जो 6 साल के बीच का बच्चा होता है, वो 23 बार सांस लेता है 1 मिनट में, ठीक। जबकि जो 6 साल से 12 साल के बीच का बच्चा होता है, वो 1 मिनट में 20 बार सांस लेता है। और जो 12 साल से 15 साल का बच्चा होता है, वो 18 बार सांस लेता है 1 मिनट में। और जो 15 से 21 साल तक होते हैं, वो 16 से 18 मिनट तक की सांस लेते हैं, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमने इसको बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है कि अशुद्ध रक्त किस गैस को ग्रहण करके शुद्ध होता है? किसको? ऑक्सीजन को, O2 को। ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन को ही प्राणवायु कहा जाता है,
और श्वसन तंत्र के अवयव पूछा जाता है। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था एक क्वेश्चन पेपर में कि श्वसन तंत्र का अवयव किसे कहा जाता है, मतलब श्वसन तंत्र के अवयव हैं, उनमें 3 ऑप्शन दिया था, ग्रसनी, श्वसनी और फुफ्फुस, और ऑप्शन डी दिया था मतलब उपयुक्त सभी। ठीक, तो उपयुक्त सभी ही करेक्ट, यानी ग्रसनी, फुफ्फुस और श्वसनी, ये सब श्वसन तंत्र के क्या होते हैं, अंग होते हैं या फिर अवयव होते हैं, ठीक, या एलिमेंट होते हैं। ठीक, आगे हम प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीजन को फेफड़े में ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करने की, जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं फेफड़ों में तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रश्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रश्वसन कहते हैं। लेकिन जब हम उसको बाहर छोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, निःश्वसन कहते हैं। अगला प्रश्न देखें, फेफड़ों को CO2 के बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, देखिए अभी हमने बताया, तो निःश्वसन कहते हैं, इसको प्रश्वसन कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्वर यंत्र का बक्सा कहा जाता है। तो स्वर यंत्र का बक्सा किसको कहा जाता है, तो लैरिंक्स को क्या कहा जाता है, स्वर यंत्र का बक्सा कहा जाता है लैरिंक्स को। ठीक है, ऐसे लिखा होगा। ठीक, ऐसे लिखा होगा ये। ठीक, लैरिंग्स, तो स्वर यंत्र का बक्सा किसे कहता है, लैरिंग्स को कहा जाता है। और लैरिंग्स का जो कार्य होता है वो ये होता है कि भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करता है, ये रोकता है। जैसे एक ही नली होती है तो कभी वो नली बंद हो जाती है, फिर वो नली खुल जाती है। तो जब भोजन जाने लगता है तो उसको श्वास नली में जाने से क्या रोकता है। कभी कभी आप खाते हुए सांस ले लेते हैं या हंसते हैं तो क्या होता है, आपके गले मतलब श्वास नली में चावल के एक आध कण या फिर खाने की कुछ सारी चीज़ें चली जाती हैं थोड़ी बहुत, तो दिक्कत करने लगती है, खांसी वगैरह आने लगती है। तो वही कह रहा है कि जो लैरिंक्स होता है ये स्वर यंत्र, इसको स्वर यंत्र का बक्सा कहा जाता है लैरिंक्स को। और लैरिंक्स का क्या कार्य होता है, तो भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करता है, ये रोकता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि प्रश्वसन और निःश्वसन की सम्मिलित क्रिया को क्या कहते हैं। तो इस क्रिया को हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वसन क्रिया भी कहते हैं। तो एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था यही प्रश्न कि प्रश्वसन तथा निःश्वसन की सम्मिलित क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन में दोनों दिया था, श्वसन क्रिया और श्वासोच्छ्वास दिया था, और आ बा दोनों दिया था, और डी में दिया था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आ और बा यानी श्वसन क्रिया और श्वासोच्छ्वास, ये दोनों की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रश्वसन और निःश्वसन की सम्मिलित रूप से कहते हैं। ठीक, मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो इस सम्मिलित क्रिया को हम चाहे श्वासोच्छ्वास कहते हैं या फिर श्वसन क्रिया कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि श्वास नली यानी ट्रेकिया का जो भाग गर्दन में होता है उसे क्या कहते हैं। तो श्वास नली यानी ट्रेकिया का जो भाग गर्दन में होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ग्रीवा श्वास नली के नाम से जानते हैं। ग्रीवा श्वास नली, ऑप्शन इसका आ करेक्ट है, ग्रीवा श्वास नली। अगला प्रश्न है कि ट्रेकिया यानी श्वास नली जिसको हम बोलते हैं का जो भाग वक्ष स्थल पर आता है उसको हम क्या कह लेते हैं। तो जो वक्ष स्थल पर आता है उसको वक्षीय श्वास नली कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन इसका बा करेक्ट है। लेकिन जो गर्दन के भाग पर होगा उसको ग्रीवा श्वास नली कहेंगे। ग्रीवा इसी पर होता है, गर्दन के पास ग्रीवा होता है, उसी से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, तो गर्दन वाला भाग। अगला देखते हैं, फेफड़े में जाने के बाद श्वसनी की अनेक शाखाएं उपशाखाएं हो जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं। तो फेफड़े में जाने के बाद श्वसनी की अनेक शाखाएं और उपशाखाएं हो जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं। तो अनेक भागों में श्वसनी बढ़ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसनिकाएं। ऑप्शन इसका आ करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, फेफड़े के अंदर श्वास निकायें मिलकर अंगूर के गुच्छे के समान दिखाई पड़ती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं। तो क्या होता है, श्वास निकायें जो होती हैं यानी जो श्वसनी की छोटी मोटी शाखाएं उप शाखाएं होती हैं, श्वसनी जब अनेक भागों में टूटती है फेफड़े में जाकर के तो उसको श्वसनिकाएं कहते हैं। और जब यही श्वसनिकाएं क्या करती हैं, सारी मिलाकर के एक अंगूर के गुच्छे रूप में सारी श्वसनाएं मतलब एक से ही निकलती हैं, तो अंगूर के गुच्छे के भांति ये मतलब बनाती हैं आकार। ठीक, जब ये अंगूर के गुच्छे की भांति क्या करती हैं, आकार बनाती हैं, तो इसके सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं। तो इसके सम्मिलित रूप को हम कहते हैं वायु कोश। क्या कहते हैं, वायु कोश कहते हैं। तो जब देखेंगे, जब श्वसनिकाएं अंगूर के गुच्छे के समान जब समान दिखाई पड़ती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वायु कोश के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से, वायु कोश के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि भोजन निकालते समय श्वास मार्ग को कौन बंद कर देता है? तो मार्ग को कौन बंद कर देता है? एपिग्लास्टिस बंद कर देता है, एपिग्लास्टिस बंद कर देता है। लेकिन अगर बात की जाए तो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता कौन है? तो लैरिंक्स रोकता है। लैरिंक्स का ये कार्य होता है कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोके, लेकिन भोजन जब हम निकलते हैं, मतलब खाते हैं, तो एपिग्लास्टिस जो होता है वो बंद कर देता है श्वास मार्ग को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मनुष्य में जो दायां फेफड़ा होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। प्रश्न पूछा गया था कि मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? तो मनुष्य का जो दायां फेफड़ा होता है वो 3 पिंडों में, जबकि जो बायां फेफड़ा होता है वो 2 पिंडों में विभाजित होता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते थे इसलिए हमने आपको ये बता दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। एक प्रश्न पूछा गया था कि एम्फीसेमा एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है? तो एम्फीसेमा जो बीमारी होती है फेफड़ों से संबंधित होती है। ठीक है, तो श्वसन तंत्र हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें बीमारी से रिलेटेड एक आध प्रश्न पूछ लिया जाएगा। तो एम्फीसेमा जो बीमारी है उसका संबंध किससे है? फेफड़ों से होता है। ठीक, किससे होता है? फेफड़ों से ही होता है। चलिए देखें यहाँ पे स्लाइड पे अगला प्रश्न। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? तो फेफड़ों की सुरक्षा हेतु कौन सा आवरण बना होता है? तो इसमें बना होता है प्लयूरा झिल्ली। ठीक, प्लयूरा झिल्ली। ठीक, ध्यान रखिए, मेरी जीभ कटी, मैंने अगली वीडियो में बताया था, वो सही से निकल नहीं पा रहा। ठीक, तो आप पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। ठीक, ऑप्शन इसका आ करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो 38 एटीपी का, यानी 38 अणुओं का क्या होता है? उत्पादन होता है। ऑक्सी श्वसन की क्रिया में 38 अणु ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन होता है, यानी 38 एटीपी ऊर्जा। ऑप्शन इसका बा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? तो क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंतर्गत सम्मिलित होती है? तो क्रेब्स चक्र की जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है? संपन्न होती है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए कि जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरुबिक अम्ल का विखंडन किससे होता है? तो पायरुबिक अम्ल का जो विखंडन होता है कब होता है? जब मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है? पायरुबिक अम्ल जो होता है वो टूट जाता है कई भागों में, उसका विखंडन हो जाता है। तो इस विखंडन हो जाता है तो किससे होता है? ये किससे होता है? ठीक, तो ये किससे होता है? लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड से। किससे होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है? दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, यानी लैक्टोज। तो लैक्टिक अम्ल जो होता है उसके कारण से और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से क्या होता है? मनुष्य कार्य करता है तो मांसपेशियों में ऑक्सीजन कम हो जाता है। ऑक्सीजन कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रभुत्व जमाएगा। ठीक है, लैक्टिक अम्ल बढ़ेगा। इन दोनों की उपस्थिति में क्या होगा? पायरुबिक अम्ल का क्या हो जाएगा? विखंडन हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखें, एक प्रश्न बहुत पूछा आता है कि श्वास के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्वास जब हम लेते हैं तो मान लिया हमने श्वास ली, और श्वास लेने के बाद में हम कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में छोड़ते हैं? तो कहने को आप कहते हो जो है ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सी गैस हम छोड़ते हैं? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने %? 78% के कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा वातावरण में कौन सी गैस विद्यमान है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हमने लिया, ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी की मिश्रित गैसें हम सांस में लेते हैं, और निकालते समय जब सारी गैसें निकलती हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा में हमने उसको एब्जॉर्ब किया। ठीक है, सबसे अधिक उसको हमने लिया तो सबसे अधिक वही तो निकलेगी बाहर। तो नाइट्रोजन सबसे अधिक जो है क्या होती है? श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में यही गैस छोड़ी जाती है, नाइट्रोजन। जब हम सांस लेते हैं और सांस लेते हैं उसके बाद में जब छोड़ते हैं तो कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में निकलती है? नाइट्रोजन निकलती। कभी आप कार्बन डाइऑक्साइड मत लगाइएगा, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता रहता है। तो जो प्रश्न हमें याद आ रहा है उसको मैं बता दे रहा हूँ बीच में। एक प्रश्न और यहाँ पे बनता है कि गहरी सांस जब आप लेते हैं तो कितने लीटर गैस ग्रहण की जा सकती है? जब हम ऐसे सांस लेते हैं, जब हम गहरी सांस लेते हैं
जब गहरी सांस लेते हैं तो लगभग हम 3.5 लीटर गैस ग्रहण कर लेते हैं। ठीक, कितने लीटर? तो 3.5 यानी 3.5 लीटर गैस हम क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण की क्षमता अधिकतम होती है? तो सबसे अधिकतम हम कितने गैस जो है फेफड़ों में अपने फेफड़ा रख सकता है, कितना गैस उसमें धारण कर सकता है? तो 5 लीटर गैस क्या होता है, फेफड़ा धारण कर सकता है। कितने लीटर? 5 लीटर गैस धारण करने की क्षमता होती है अधिकतम, मैक्सिमम। ठीक है, 5 लीटर गैस धारण कर सकता है फेफड़ा। अगला प्रश्न यहाँ पे एक और यहाँ पे ध्यान में आ गया कि एक प्रश्न है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना, वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, यानी श्वसन क्रिया ही कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। एक प्रश्न पूछा जाता है मित्रों कि सामान्य सांस लेने में 4.5 लीटर गैस ग्रहण की जाती है। अगर सामान्य रूप से कोई व्यक्ति सांस लेता है तो 4.5 लीटर गैस ग्रहण करता है। और हम उस क्रिया को क्या कहते हैं, या फिर यानी 4.5 लीटर गैस जब हम लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टाइडल क्षमता कहते हैं किसी भी मनुष्य की। तो टाइडल क्षमता में पूछा था कि टाइडल क्षमता कितने लीटर गैस ग्रहण कर सकता है? तो टाइडल क्षमता में हम 4.5 लीटर गैस ग्रहण करते हैं। कोई सामान्य मनुष्य होता है, सामान्य सांस देता है तो टाइडल क्षमता के अकॉर्डिंग लेता है, यानी टाइडल क्षमता से लेता है, यानी 4.5 लीटर। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। एक रेसिडुअल क्षमता होती है, अब इसी बात पर ध्यान रखिएगा। टाइडल क्षमता 4.5 लीटर, एक रेसिडुअल क्षमता होती है वो 1.5 यानी 1.5 लीटर। तो 1.5 लीटर गैस हमेशा विद्यमान रहती है फेफड़ों में प्रत्येक स्थिति के अंदर। हरदम, मतलब फेफड़ों की मैं बात करूं तो 1.5 लीटर गैस हमेशा वहां पे इकट्ठा रहती है फेफड़ों में। 1.5 लीटर गैस हमेशा बनी रहती है और इसे हम कहते हैं रेसिडुअल क्षमता। ठीक है, रेसिडुअल क्षमता हम किसको कहते हैं? जब 1.5 लीटर गैस फेफड़ों में जमा रहती, हमेशा बनी रहती, कोई भी स्थिति हो। लेकिन जब 4 से 5 लीटर गैस हम सामान्य सांस लेते हैं तो उसको टाइडल क्षमता कहते हैं। जबकि फेफड़ों में अधिकतम अगर बात करें क्षमता धारण करने की तो 5 लीटर धारण कर सकते हैं। गहरी सांस लेने पर हम 3.5 लीटर गैस एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हम प्रश्न बताए नहीं थे आपको। चलिए यहाँ पे प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है मित्रों कि ऑक्सीजन का ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन की मात्रा किसके ऊपर निर्भर करती है? तो ऑक्सीजन का जो ग्रहण करते हैं हम और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं यानी उत्सर्जन करते हैं, वो किस पर निर्भर करता है निम्न में से? तो हीमोग्लोबिन पर निर्भर करता है। किस पर? हीमोग्लोबिन, ऑप्शन इसका आ करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? तो कोशिकीय श्वसन जो होता है कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? तो 2 चक्रों में पूरा होता है, ऑप्शन इसका आ करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सी श्वसन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सी श्वसन होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन जो होता है वो किसमें होता है? तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जो अपघटन होता है एथिल एल्कोहल तथा जल में होता है। एथिल एल्कोहल C2H5OH में होता है क्या? 2C2H5 या 3C2H5, इसमें क्या हो जाता है, बट जाता है कार्बोहाइड्रेट प्लस जल निकलता है। ठीक, जल। तो किसमें? एथिल एल्कोहल और जल में क्या होता है, टूट जाता है कार्बोहाइड्रेट। किस उपस्थिति में? जब ऑक्सीजन नहीं रहता। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सी श्वसन जब होता है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किसमें अपघटन हो जाता है उसका? तो एथिल एल्कोहल और जल में उसका अपघटन हो जाता है। ठीक, अगला देखते हैं। अनुपस्थिति मतलब शायद होता है कि उपस्थित ही होना। ठीक है, जब ऑक्सीजन उपस्थित होगा, ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट क्रिया करेगा तो चीज निकलेगी। ठीक, अगला देखिए, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में भी रक्त कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, शायद अनुपस्थिति मतलब कि क्या होता है, उपस्थित ना होना, शायद देख लीजिएगा एक मिनट। ठीक है, मैं कंफ्यूज हूँ इस समय।
तो हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में भी रक्त कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है? तो कितने प्रतिशत का करता है मित्रों? तो 2% का करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति में भी, यानी हीमोग्लोबिन अनुपस्थिति मतलब होता है कि उपस्थित ना होना। जब हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो रक्त कितने प्रतिशत ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकता है? तो 2% का। जबकि ऑक्सीजन जब नहीं होता है तो ऑक्सीशोषण जब होता है तो इसमें कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? एथिल अल्कोहल और जल में टूटता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक, एक प्रश्न पूछा था स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें कौन कौन सी हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज्यादा हानिकारक गैस है, उसके बाद में हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सारी चीजें हैं। ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S। ठीक, ये बहुत ज़्यादा, मान लिया अभी मैं बात करूँ, एक कभी कभी आपने न्यूज़पेपर में आए दिन सुना होगा कि किस जो है, दो मजदूर क्या किए, रात में गए और अंगीठी जलाई, अंगीठी में खाना बनाया, फिर सेक रहे थे, ठंडी का महीना था, और अंगीठी जलते जलते क्या हो गए, सो गए। कोयला जलाए उसने, कोयले से क्या निकलती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, यानी CO निकलती है। और जब वो इसी कमरे में क्या हुआ, धुआं फैलता गया, और बंद कर, एक बंद कमरा था, उसमें निकलने की जगह नहीं थी, और रात में सो गए, तो पता चला सुबह वो उठे ही नहीं। ठीक, मतलब क्या होगा, अगर रात भर आप जो है कार्बन मोनोऑक्साइड आपके कमरे में ज़्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, जिससे आपका दम घुटने लगेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। और भी गैसें बहुत सारी हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया था। चलिए मित्रों, तो आपने यहाँ तक समझा कि श्वसन तंत्र क्या होता है, श्वसन तंत्र से इम्पोर्टेंट आपने प्रश्नों को समझा, अच्छे तरीके से समझा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में पार्ट 6 के साथ, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक, चलिए, जब तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, खुशी से रहिए, और वीडियो को देखते रहिए, चैनल लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।